कहानी की शुरुआत जेसिका नाम की एक महिला से होती है जिसके पति की 6 महीने पहले मौत हो चुकी थी, लेकिन वो इस सदमे से अब तक उबर नहीं पाई थी। इसलिए वो अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने का फैसला करती है। जेसिका अपनी सारी जरूरी चीजें एक कार्गो ट्रेलर में पैक करती है ताकि वो एक लंबी रोड ट्रिप पर निकल सके। तैयारी पूरी करने के बाद वो अपने फोन में मैप खोलती है, जिससे पता चलता है कि वो शहर से बाहर 4 दिन की ट्रिप पर जा रही है ताकि कुछ समय अकेले रहकर खुद को संभाल सके। उसका सफर शांत माहौल में शुरू होता है। कुछ देर तक वो आराम से ड्राइव का आनंद लेती है, लेकिन जल्द ही जंगल के बीच से गुजरने वाले सुनसान हाईवे पर पहुंच जाती है। कुछ देर बाद उसकी नजर सामने चल रही एक काली गाड़ी पर पड़ती है जो बहुत धीरे चल रही थी। जेसिका जैसे ही उसे ओवरटेक करने की कोशिश करती, वो गाड़ी अचानक अपनी रफ्तार बढ़ा देती। काफी देर तक यही सिलसिला चलता रहता है। आखिरकार जेसिका इंतजार करना छोड़ देती है और गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर दूसरी लेन से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन काली गाड़ी भी बिल्कुल उसी रफ्तार से चलने लगती है जिससे वो वापस अपनी लेन में नहीं आ पाती। तभी सामने से एक बड़ा ट्रक तेजी से आता दिखाई देता है, जिससे हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन काली गाड़ी फिर भी रास्ता नहीं छोड़ती। खुशकिस्मती से जेसिका आखिरी कुछ सेकंड पहले उस गाड़ी को ओवरटेक करके अपनी लेन में लौट आती है और बड़ा हादसा टल जाता है। लेकिन अगले ही पल वही काली गाड़ी फिर उसके करीब आकर लगातार हॉर्न बजाने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद दोनों गाड़ियां एक चौराहे पर अलग अलग रास्तों पर निकल जाती हैं। जेसिका राहत की सांस लेते हुए गाड़ी रोकती है और खुद को शांत करने की कोशिश करती है। उसी शाम वो एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हुए अपने पिता से फोन पर बात करती है। बातचीत से पता चलता है कि उसके अपनी माँ के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जबकि उसके पिता चाहते हैं कि दोनों फिर से बात करें और अपने रिश्ते सुधार लें। तभी जेसिका की नजर फिर उसी काली गाड़ी पर पड़ती है जो कुछ देर पहले उसका पीछा कर रही थी, और अब वही गाड़ी पेट्रोल पंप पर आकर रुक गई थी। ये देखकर जेसिका घबरा जाती है और बिना देर किए वहां से गाड़ी लेकर निकल जाती है। इसके बाद वो रास्ते में बने एक छोटे से होटल में रात बिताने के लिए रुक जाती है। होटल पहुंचने के बाद उसकी माँ का फोन आता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। सोने से पहले वो अपने और अपने पति की कुछ तस्वीरें देखती है। उसके साथ बिताए खूबसूरत पलों को याद करते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगली सुबह जब वो होटल से निकलने लगती है, तभी एक अनजान आदमी उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। जेसिका उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि ये वही आदमी था जो पिछली शाम काली गाड़ी चला रहा था। वो जेसिका से माफी मांगते हुए कहता है कि कल ड्राइव करते समय उसका ध्यान मोबाइल पर था, इसलिए वो उसकी गाड़ी पर ध्यान नहीं दे पाया। इसके बाद वो जेसिका से पूछने लगता है कि क्या वो यहीं आसपास रहती है या कहीं जा रही है। उसकी बातें सुनकर जेसिका को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वो तुरंत बातचीत खत्म करके वहां से निकल जाती है। कुछ ही देर बाद वो शहर की सीमा पार करके दोबारा जंगल के बीच बने सुनसान हाईवे पर पहुंच जाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसे वही काली गाड़ी सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई देती है और वही आदमी सड़क पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जेसिका तुरंत अपनी गाड़ी के दरवाजे लॉक कर लेती है और खिड़की का शीशा थोड़ा सा नीचे करती है। वो आदमी बताता है कि उसकी गाड़ी का इंजन अचानक बंद हो गया है, इसलिए क्या तुम मुझे पास के पेट्रोल पंप तक छोड़ सकती हो। लेकिन अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जेसिका कहती है कि वो आगे जाकर किसी मैकेनिक को भेज देगी ताकि उसकी मदद हो सके। लेकिन वो आदमी इस बात से साफ इनकार कर देता है और बार बार जिद करने लगता है कि जेसिका खुद उसकी मदद करे। अब जेसिका का शक और गहरा जाता है, इसलिए वो बिना देर किए गाड़ी की रफ्तार बढ़ाती है और वहां से निकल जाती है। देर रात वो एक और पेट्रोल पंप पर रुकती है, जहां आखिरकार वो अपनी माँ का फोन उठा लेती है। उसकी माँ उससे नाराज होती है क्योंकि जेसिका बिना बताए शहर छोड़कर चली आई थी, लेकिन अब जेसिका अपना फैसला बदलना नहीं चाहती। वो अपनी माँ से कहती है कि वो ये सब अपने पति की मौत के दर्द से बाहर निकलकर नई जिंदगी शुरू करने के लिए कर रही है। तभी उसकी नजर एक बार फिर उसी काली गाड़ी पर पड़ती है जो उसके पास आकर रुक जाती है। ये देखते ही जेसिका का शक यकीन में बदलने लगता है। वो घबराकर तुरंत अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, क्योंकि अब उसे पूरा भरोसा हो चुका था कि वो अजनबी उसका पीछा कर रहा है। और उसका शक सही साबित होता है, क्योंकि अगले ही पल वही आदमी उसकी खिड़की के पास आ जाता है। लेकिन जेसिका उसके कुछ कहने से पहले ही वहां से निकल जाती है। तभी बाहर निकलते समय एक सफेद वैन उसका रास्ता रोक देती है। इसी बीच वो अजनबी दोबारा उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि वो तो सिर्फ बाथरूम इस्तेमाल करने आया है और तुम तो मुझे टक्कर मारने वाली थी। लेकिन जेसिका उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। जैसे ही सफेद वैन रास्ते से हटती है, वो तुरंत वहां से निकल जाती है। अब वो तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगती है,
क्योंकि रियर व्यू मिरर में उसे वही काली गाड़ी फिर से अपने पीछे आती दिखाई दे रही थी। इसलिए जेसिका पुलिस को कॉल करके बताती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन जब ऑपरेटर उसकी लोकेशन पूछता है तो वो निराश हो जाती है, क्योंकि उसे खुद भी ठीक से नहीं पता था कि वो इस समय कहाँ है। लेकिन तभी काली गाड़ी तेजी से उसे पार करके अंधेरे में गायब हो जाती है। तब जेसिका को एहसास होता है कि ये वो गाड़ी नहीं थी जिसके ड्राइवर पर उसे शक था। वो राहत की सांस लेते हुए पुलिस से कहती है कि शायद उसने गलतफहमी में कॉल कर दिया था। लेकिन अगले ही पल उसकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और वो सड़क से उतरकर नीचे किनारे जा रुकती है। बाहर निकलकर देखने पर उसे पता चलता है कि उसके कार्गो ट्रेलर का एक टायर फट चुका है। तभी दूर से वही काली गाड़ी उसकी तरफ आती दिखाई देती है। उसे देखते ही जेसिका बुरी तरह घबरा जाती है। वो तुरंत ट्रेलर को गाड़ी से अलग करती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है। तभी वो अजनबी अपनी कार रोकता है और सीधे उसकी खिड़की का शीशा तोड़ देता है। जेसिका पूरी ताकत से उसका सामना करती है, लेकिन आखिरकार वो आदमी उसे बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगा देता है। अगली सुबह जब जेसिका की आंख खुलती है तो वो खुद को एक अनजान कमरे में कैद पाती है। कमरे की खिड़कियों पर मजबूत जालियां लगी थीं और बाहर कांटेदार तारों से घिरा मैदान दिखाई दे रहा था। वो बंद दरवाजे से बाहर झांक कर कोई रास्ता तलाशने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बच निकलने का कोई तरीका नहीं मिलता। तभी बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। अगले ही पल वही अजनबी वहां आकर खड़ा हो जाता है। जेसिका उससे छोड़ देने की गुहार लगाती है, लेकिन वो सिर्फ उसे खामोश रहने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। रात होने पर वो दोबारा लौटता है। उसके चेहरे पर बेहद घिनौनी मुस्कान थी। जेसिका एक बार फिर अपनी जान की भीख मांगती है और आजादी के बदले उसे पैसे देने की बात कहती है, लेकिन उस आदमी पर इसका कोई असर नहीं होता। वो ठंडे स्वर में कहता है कि जेसिका पहली लड़की नहीं है जिसने उससे ऐसी गुहार लगाई हो। उसकी ये बात सुनकर साफ हो जाता है कि वो एक खतरनाक सीरियल किलर है। इसके बाद वो जेसिका को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है, लेकिन खुद को बचाने के लिए जेसिका बाथरूम जाने का बहाना बनाती है। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भागती है, वो आदमी तुरंत उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वो उसे घसीटकर कमरे के बीच में ले आता है और उसके बेहद करीब आकर उसका चेहरा चूमता है। फिर वो उसका आईपैड निकालता है, जिसमें जेसिका और उसके पति के साथ बिताए खुशियों भरे पलों की वीडियो चल रही होती है। इसके बाद उसकी नजर जेसिका की गर्दन में पहनी शादी की अंगूठी पर जाती है और वो पूछता है कि क्या उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। शुरुआत में जेसिका जवाब देने से हिचकिचाती है, लेकिन आखिरकार बता देती है कि उसके पति की मौत हो चुकी है। ये सुनकर भी सीरियल किलर संतुष्ट नहीं होता। वो जबरदस्ती जेसिका से सच उगलवा लेता है कि उसके पति ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इतना जानने के बाद वो वहां से चला जाता है। अगली सुबह जेसिका एक बार फिर भागने का रास्ता तलाशती है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी की होल से झांकते हुए उसे दिखाई देता है कि चाबी दूसरी तरफ ताले में ही फंसी हुई है। वो पूरे कमरे में नजर दौड़ाती है और एक लकड़ी में फंसी कील निकालने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो अपनी जैकेट को दरवाजे के नीचे से बाहर फैला देती है और उसी कील की मदद से चाबी को धीरे धीरे धकेल कर नीचे गिरा देती है। जेसिका सावधानी से चाबी को अपनी तरफ खींच लेती है और फिर उसी चाबी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल आती है। लेकिन इसी दौरान सीरियल किलर खरीदारी करके वापस घर लौट आता है। उसे देखते ही जेसिका तुरंत कमरे में रखी अलमारी के अंदर छुप जाती है। जैसे ही वो कमरे में दाखिल होता है, जेसिका दरवाजे की छोटी सी दरार से उसे देखती रहती है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। बातचीत से पता चलता है कि कॉल उसकी पत्नी का था। वो अपनी छोटी बेटी से बड़े प्यार से बात करता है और अपनी पत्नी को बताता है कि उसका बिजनेस ट्रिप थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए वो कुछ दिन बाद घर लौटेगा। फोन रखने के बाद वो नीचे बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। मौका पाते ही जेसिका तुरंत घर से बाहर निकलकर जितनी तेजी से हो सके जंगल की तरफ भागने लगती है। उधर कुछ ही देर में सीरियल किलर को भी एहसास हो जाता है कि जेसिका वहां से भाग चुकी है, इसलिए वो भी उसके पीछे भागने लगता है। भागते भागते अचानक जेसिका गिर जाती है और उसके पैर में एक नुकीली टहनी धंस जाती है। दर्द सहते हुए वो किसी तरह उसे बाहर निकालती है, लेकिन उसकी चीख सीरियल किलर तक पहुंच जाती है। इसके बावजूद वो हार नहीं मानती और लंगड़ाते हुए आगे बढ़ती रहती है। आखिरकार उसके सामने एक तेज बहाव वाली नदी आ जाती है। पीछे सीरियल किलर तेजी से उसके करीब पहुंच रहा था और आगे कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। जेसिका जानती थी कि नदी में कूदना उसकी जान भी ले सकता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। इसलिए वो हिम्मत करके नदी में छलांग लगा देती है और तेज बहाव उसे जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ बहा कर ले जाता है। खुशकिस्मती से वो जिंदा किनारे तक पहुंच जाती है। पानी से बाहर निकलने के बाद वो दोबारा जंगल के भीतर चलना शुरू करती है। पैर घायल होने की वजह से वो रास्ते में पड़ी एक लकड़ी का सहारा लेकर आगे बढ़ती है। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत छुपकर इंतजार करने लगती है। कुछ ही पल बाद जैसे ही कोई उसके करीब आता है,
जेसिका पूरी ताकत से उस पर हमला कर देती है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि ये वो सीरियल किलर नहीं बल्कि एक बुजुर्ग शिकारी था। जेसिका तुरंत उससे माफी मांगती है और घबराकर बताती है कि कोई उसकी जान लेना चाहता है। वो उससे उसका फोन मांगती है ताकि पुलिस को कॉल कर सके, लेकिन दुर्भाग्य से हमला करते समय उसका फोन टूट चुका था। बुजुर्ग शिकारी को जेसिका पर दया आ जाती है। वो उसे अपनी गाड़ी तक ले जाता है, पहनने के लिए अपनी पत्नी के बूट्स देता है और अपने साथ बैठा लेता है। रास्ते में वो उसे अपना सैंडविच खाने के लिए देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी के सामने सड़क पर एक बड़ा गिरा हुआ पेड़ दिखाई देता है जिसने पूरा रास्ता रोक रखा था। ये देखकर जेसिका फिर घबरा जाती है और पेड़ हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत भारी था। तभी अचानक सीरियल किलर वहां पहुंच जाता है। बुजुर्ग शिकारी जेसिका को भरोसा दिलाता है कि घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सीरियल किलर ऐसे दिखाता है कि वो पुलिस से बात कर रहा है। वो बड़ी सफाई से झूठ बोलता है कि जेसिका उसकी बहन है और एक हादसे के बाद उसे दौरे पड़ते हैं, इसलिए वो कई बार घर से भाग चुकी है। उसकी बात सुनकर शिकारी कुछ पल के लिए उलझन में पड़ जाता है और उसकी बातों में आ जाता है, इसलिए वो उसे जेसिका को अपने साथ ले जाने की अनुमति दे देता है। लेकिन जैसे ही सीरियल किलर जबरदस्ती जेसिका को पकड़ने की कोशिश करता है, शिकारी को उसकी बात पर शक हो जाता है। वो तुरंत अपनी बंदूक निकालकर उसे धमकी देता है, जिससे सीरियल किलर जेसिका को छोड़ देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जेसिका जंगल की तरफ भाग जाती है। उधर शिकारी सच्चाई जानने के लिए सीरियल किलर से उसका फोन मांगता है, क्योंकि अगर जेसिका सच में उसकी बहन है तो पुलिस इस बात की पुष्टि कर सकती है। लेकिन सीरियल किलर अपनी असलियत पर उतर आता है। वो पहले बुजुर्ग शिकारी को बुरी तरह पीटता है और फिर उसी की बंदूक से उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। इसी बीच जेसिका जंगल की गहराई में भागती चली जाती है, जबकि सीरियल किलर बंदूक लेकर उसे ढूंढता रहता है। रात होने पर मौसम भी खराब हो जाता है। तेज बारिश के बीच जेसिका एक बड़ी चट्टान के नीचे छुपकर कुछ देर आराम करने लगती है, लेकिन बदकिस्मती से सीरियल किलर उसी के आसपास तलाश रहा था। जब जेसिका को लगता है कि खतरा टल गया है तो वो उस जगह से बाहर निकलती है, लेकिन अगले ही पल सीरियल किलर उसके कंधे पर गोली मार देता है। गोली लगने के बावजूद जेसिका किसी तरह वहां से बच निकलती है और दोबारा झाड़ियों के नीचे छुप जाती है। सीरियल किलर लगातार उसे ढूंढता रहता है और ऊंची आवाज में उससे बातें करके डराने की कोशिश करता है। वो कहता है कि गोली लगने के बाद उसके पास मुश्किल से 2 घंटे बचे हैं, क्योंकि अगर वो बाहर नहीं आई तो खून बहने से खुद ही मर जाएगी। इसके बाद वो उसे बाहर निकलकर लड़ने के लिए उकसाता है, यहाँ तक कि वो अपनी राइफल जमीन पर रख देता है और कहता है कि चाहे तो जेसिका राइफल उठाकर उससे मुकाबला कर सकती है। लेकिन उसका असली मकसद जेसिका को मानसिक रूप से तोड़ना था। वो लगातार उसे ताने मारता रहता है और यहाँ तक कि उसके मरे हुए पति का मजाक उड़ाते हुए उसे बुज़दिल कहता है, ताकि जेसिका गुस्से में बाहर निकल आए। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब जेसिका बाहर नहीं आती तो सीरियल किलर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि अब वो खुद उसे ढूंढकर निकालेगा। इसके बावजूद जेसिका उसकी बातों में नहीं आती। वो राइफल की तरफ बढ़ने के बजाय चुपचाप इंतजार करती रहती है, जब तक कि सीरियल किलर अपनी राइफल उठाकर वहां से चला नहीं जाता। उसके जाते ही जेसिका सावधानी से बाहर निकलती है और घायल हालत में आगे बढ़ने लगती है, लेकिन ज्यादा खून बहने और लगातार भागते रहने की वजह से उसकी ताकत जवाब दे देती है। आखिरकार वो एक पेड़ के नीचे सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि वो अभी भी घने जंगल में फंसी हुई है। फिर भी वो खुद को संभालकर मुश्किल रास्तों पर आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे पास में किसी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। छुपकर देखने पर पता चलता है कि वो उसी सीरियल किलर की गाड़ी थी। वो पहले बुजुर्ग शिकारी की लाश को बाहर निकालता है और पहले से खोदे गए गड्ढे में घसीटकर उसे दफना देता है। जैसे ही वो लाश को दफनाने में व्यस्त होता है, जेसिका चुपके से उसकी गाड़ी तक पहुंचती है। दरवाजा लॉक नहीं था, इसलिए वो तुरंत अंदर बैठकर ऐसी कोई चीज ढूंढने लगती है जिससे वो पुलिस से संपर्क कर सके। लेकिन तभी उसे सीरियल किलर का मोबाइल मिल जाता है। इसी बीच सीरियल किलर लाश को दफनाकर वापस लौटने लगता है, इसलिए जेसिका तुरंत गाड़ी के पिछले हिस्से में छुप जाती है। इसके बाद सीरियल किलर गाड़ी लेकर वहां से जाने लगता है। इसके बाद वो धीरे से पुलिस को कॉल करती है, लेकिन आवाज धीमी रखने की वजह से वो अपनी बात साफ तौर पर नहीं बता पाती। ज्यादा समय नहीं बीतता कि सीरियल किलर को एहसास हो जाता है कि उसका फोन गायब है। वो इधर उधर तलाशता है और फोन न मिलने पर गाड़ी रोककर दोबारा उसे ढूंढने लगता है। जेसिका समझ जाती है कि अब उसका छुपना ज्यादा देर तक संभव नहीं है, इसलिए जैसे ही सीरियल किलर पीछे देखने के लिए मुड़ता है, वो अचानक टायर रेंच से उस पर हमला कर देती है। जवाब में सीरियल किलर बार बार जेसिका पर चाकू से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन जेसिका भी पूरी ताकत से उसके हाथ पर जोरदार वार करती है, जिससे उसके हाथ से चाकू छूट जाता है।
इसके बाद वो टायर रेंच से उसका गला दबाने की कोशिश करती है और उसी चाकू को उसकी कलाई में घोंप देती है, जिससे सीरियल किलर गाड़ी का कंट्रोल खो देता है और अगले ही पल दोनों एक भीषण हादसे का शिकार हो जाते हैं। हादसे के बाद जेसिका किसी तरह मलबे से बाहर निकलती है। उसकी धुंधली आंखों को आसमान में पुलिस का उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। हेलीकॉप्टर को देखते ही उसके अंदर फिर से जीने की उम्मीद जाग उठती है। वो अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाकर खड़ी होती है और लड़खड़ाते कदमों से एक खुली जगह की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ सीरियल किलर अब भी जिंदा था। जेसिका के पास उसका मोबाइल अभी भी मौजूद था, इसलिए वो फैसला करती है कि मरने से पहले उसकी पत्नी को सच्चाई जरूर पता चलनी चाहिए। इसलिए वो उसकी पत्नी को कॉल करती है। तभी सीरियल किलर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जेसिका जानबूझकर कॉल को स्पीकर पर कर देती है ताकि वो भी सब कुछ सुन सके। इसके बाद वो अपना पूरा नाम बताकर कहती है कि अगर आज उसकी मौत हो गई तो उसका जिम्मेदार उसका पति होगा, क्योंकि वो किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं बल्कि एक खतरनाक सीरियल किलर है जो आज से पहले 20 से ज्यादा लड़कियों की जान ले चुका है। उसने मेरे सामने एक बुजुर्ग आदमी की भी हत्या कर दी है। ये सुनते ही सीरियल किलर आग बबूला हो जाता है। अब उसके चेहरे से शरीफ होने का मुखौटा पूरी तरह उतर चुका था। चूंकि अब दोनों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए उनके बीच आखिरी और सबसे खतरनाक मुकाबला शुरू हो जाता है। सीरियल किलर चाकू से लगातार हमला करता है, जबकि जेसिका अपने बचाव के लिए टायर रेंच का इस्तेमाल करती है। कई बार झेलने के बावजूद वो हार नहीं मानती और मौका मिलते ही टायर रेंच से उस पर लगातार प्रहार करती है और अगले ही पल वही चाकू उसके पेट में गहराई तक घोंप देती है। गंभीर चोट लगते ही सीरियल किलर जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। लगातार दर्द और थकान से चूर होकर वो भी वहीं जमीन पर गिर जाती है। कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर उसे देख लेता है और उसे बचाने के लिए नीचे उतर आता है। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।